हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमने स्टार्ट की है, ये उस सीरीज का 23rd नंबर का वीडियो है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 551 से लेके 575 तक डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हमने वैसे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से जो है यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे प्रश्नों का ये संकलन है, तो आप इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। इसके पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ये आपको इन दोनों परीक्षाओं में बहुत ज्यादा सहायता देंगे। आपके क्वेश्चंस जो है वो करंट के इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेट के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, 13 दिनों में लगातार 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला है। अरुणा शर्मा, ज्योति रात्रे, पूर्णिमा श्रेष्ठ और सुमन गवानी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये पूर्णिमा श्रेष्ठ जी जो है, ये 13 दिनों में लगातार 3 बार माउंट एवरेस्ट करने वाली, फतह करने वाली जो है वो दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, ये जो है नेपाल की ही है और इनकी उम्र जो है वो 32 वर्षीय है। ठीक है, और ये इस तरह से एक ही सीजन में तिहरी चढ़ाई करने वाली जो है, ये जो पहले का रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6 नाटो देशों ने रूस के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया है। इनमें शामिल नहीं है लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड और यूक्रेन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये यूक्रेन जो है वो इसमें शामिल नहीं है, जबकि लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड, उसके बाद एक कंट्री है लातविया। ठीक है, लातविया के बाद है एक कंट्री एस्टोनिया, और एस्टोनिया के बाद एक कंट्री है जो है नॉर्वे। ठीक है, तो ये 6 देश हैं जिन्होंने क्या किया है, रूस के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक ड्रोन दीवार, ड्रोन जो वो होते हैं, विमान होते हैं, उनके माध्यम से क्या करेंगे, ये अपनी सीमाओं की सुरक्षा रखेंगे। एक उन्होंने एक उसकी जो है वो वॉल क्रिएट कर ली है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे जो है हमने देशों के नाम लिखे हैं जो रूस के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यूरोपीय देश हैं ये, यूरोपियन कंट्रीज जो रूस के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर ध्यान में रखते हुए ये ड्रोन दीवार इन देशों ने बनाई हुई। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने वायु गतिकीय या एरोडायनेमिक्स डिजाइन और विश्लेषण के लिए किस सॉफ्टवेयर को विकसित किया है? गति, प्रवाह, प्रवाहमान और प्रगति। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये इसरो ने वायु गतिकीय डिजाइन और एनालिसिस के लिए एक प्रवाह नाम से सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। इस प्रवाह सॉफ्टवेयर का जो पूरा नाम है वो है पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, और ये जो है इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। ठीक है, इस प्रवाह सॉफ्टवेयर का जो यूज होगा, जो लॉन्च व्हीकल्स है, इसके अलावा जो पंख वाले या बिना पंख वाले, विंड या बिना विंग वाले पुनः प्रवेश व्हीकल, जो री एंट्री व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर जो वायु के बाहरी और आंतरिक प्रवाह का अध्ययन करना है। उनपे जो एयर का इफेक्ट होता है, एयर के फ्लो का इफेक्ट होता है, उस फ्लो का क्या करना है, अध्ययन करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, ताकि जो है इनकी डिजाइन और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये जब पृथ्वी के भीतर आएंगे तो इस पे वायु क्या प्रभाव लगाएगी, उन सब के लिए ये क्या है, सॉफ्टवेयर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस शटलर ने जर्मनी में आयोजित बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल या वुमेन सिंगल का खिताब जीता हुआ है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, तन्वी शर्मा और अश्विनी पोंडप्पा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये 15 वर्षीय तन्वी शर्मा है। इन्होंने जर्मनी में आयोजित बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के वुमेन सिंगल या महिला सिंगल का खिताब जीत लिया हुआ है। ये जो मैच है वो 1 जून को जर्मनी में खेला गया था और इन्होंने ताइवान की खिलाड़ी हैं वांग पे यू, इनको हराकर ये जो है खिताब जीता हुआ है। ये इनका क्या है, पहला सीनियर खिताब है। ठीक है, बाकी जो पुरुष एकल का खिताब है वन इंटरनेशनल में, वो खिताब चेंग काई ने जीता हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये इनका तन्वी शर्मा का जो अचीवमेंट है वो तो इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो है परीक्षा में खिलाड़ी का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि ये किस खेल से संबंधित है, या 4 खिलाड़ियों के नाम दे देता है और 4 खेलों के नाम दे देता है। आपको मैच करना होता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो उस तरह से भी आपको तन्वी शर्मा बैडमिंटन की खिलाड़ी है ये भी पता होना चाहिए, और क्या इनका अचीवमेंट रहा है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस का जो डिजाइन है वो इसी तरह से किया हुआ है कि आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए, आप उसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, और आप परीक्षा में उसको गलत ना करें। आपको इन्हीं क्वेश्चंस की, इन्हीं छोटी छोटी माइन्यूट सी अगर आप एडिशनल पढ़ाई कर लेंगे तो उससे आपको परीक्षा में काफी एज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीन के शांग A6 मिशन ने चंद्रमा के किस भाग पर नमूने एकत्र करने के लिए लैंड किया है? हीवीसाइड, एटकेनवेशन, वॉन डे ग्राफ और क्लैरिटी क्रेटर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये चीन के जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर एक एटकेनवेशन है, जहां पर जो है चीन के शांग A6 मिशन ने लैंडिंग की है, वहां पे सैंपल्स कनेक्ट करने के लिए। ये मिशन जो है वो चीन ने 3 मई को लॉन्च किया था और ये 2 जून 2024 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस और जापान। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश जो है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। और सिंगापुर से जो टोटल एफडीआई मिला है 2023-24 में वो 11.77 बिलियन डॉलर रहा है। हालांकि जो है ये पिछले जो सीमा थी उससे, पिछले वर्ष का जो निवेश था उससे 31.55% घट गया है, लेकिन अभी भी सिंगापुर जो है वो भारत में सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर बना हुआ है। ठीक है, बाकी जो भारत में एफडीआई के प्रवाह में गिरावट आई है, ठीक है, वो गिरावट जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था के कारण नहीं, जबकि ये वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर विकास दर कहीं से प्रभावित होती है, यदि किसी निवेश में कोई इश्यू आता है तो उसका कारण भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कारण नहीं, जबकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिक सेक्टर में, उसकी वजह से ये क्या आई है, जो है वो गिरावट आई है। ठीक है, बाकी भारत में जो कुल एफडीआई आया है उसमें अकेले सिंगापुर की हिस्सेदारी जो है वो अभी भी 24%। ठीक है, बाकी जो टॉप 3 एफडीआई इन्वेस्टर्स हैं भारत में, सिंगापुर, दूसरा स्थान मॉरिशस का और तीसरा स्थान यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार लीवर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के लीवर को सुअर या जो पिग होता है उसके लीवर से कहां प्रत्यारोपित किया गया है? भारत, अमेरिका, चीन और जापान। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति के लीवर को जो है वो लीवर कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति के लीवर को सुअर के लीवर से सबसे पहली बार चीन में प्रत्यारोपित किया है। और ये जो व्यक्ति हैं जिनमें प्रत्यारोपण हुआ है इनकी उम्र 71 वर्ष है और इसके पहले भी सुअर के जो भिन्न भिन्न अंग हैं वो कई व्यक्तियों को ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तो ये जो 71 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनको लीवर दिया गया है सुअर का, वो सुअर का कोई अंग प्राप्त करने वाले कौन से हैं? 5वें व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये जो है इनकी जो सर्जरी है वो सफल रही है, ये अभी वर्तमान में जीवित है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जानवरों के अंगों को मनुष्यों में प्रत्यारोपित करना शामिल है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे केवल एक वर्ड पूछ ले, जीनो ट्रांसप्लांटेशन प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखते जा रहे हैं, आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है ये हमें साथ साथ लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य देते रहें। आपका जो कमेंट है, आपका फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल को संचालित करने के लिए 30 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एक समझौता अनुबंध हुआ है, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया और घाना। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये जो दार एस सलाम पोर्ट है ये तंजानिया में स्थित है और उसको संचालित करने के लिए अडानी पोर्ट्स ने, इसका पूरा नाम है अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ क्या किया है? 30 साल के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बाकी ये पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक गेटवे पोर्ट है जो सड़क और रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो स्टार दिख रहा है मैप में, ये रहा आपका दार एस सलाम पोर्ट, ये मैप लगा हुआ है, तंजानिया है, नीचे मोजाम्बिक, जाम्बिया, उसके बाद से कॉन्गो, युगांडा और केन्या, ये जो है वो तंजानिया की मैप में पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउडिया सिनवाम निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको और चिली। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, ये क्लाउडिया शिनवाम जो है वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, ये नीचे जो है वो क्लाउडिया जी की तस्वीर लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा या एसकेएम ने वर्ष 2024 के सिक्किम विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें जीती हैं? जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 18वीं लोकसभा के, उसके साथ साथ 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी आयोजित किए गए जिसमें सिक्किम में भी चुनाव हुए हैं। तो आपको बताना है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने इसमें कितनी सीटें
जीती हैं, 32, 31, 30 और 29। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जो है वो सिक्किम विधानसभा चुनाव की, जो सिक्किम विधानसभा में कुल सीटें हैं वो 32 हैं, तो इन 32 सीटों में से 31 सीटें इन्होंने अकेले जीती हुई हैं, जबकि एक सीट जो है वो वहां पर एसडीएफ पार्टी ने जीती हुई है। बाकी और भी किसी ने कोई भी सीट जो है वो नहीं जीती है। और एसकेएम के जो है प्रेम सिंह तवांग जी अब सिक्किम के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये मुख्यमंत्री यहाँ पर 2 बार लिख गया है। ठीक, ये यहाँ पे एसकेएम और एसडीएफ, ये जो आपका मैप रहा नॉर्थ ईस्ट का, जिसमें सिक्किम की आप पोजीशन भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्ष 2023-24 में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा रहा है? एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो कौन सी रही है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और जर्मनी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये वर्ष 2023-24 के लिए जो भारत का थर्ड जो बिगेस्ट या लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो नीदरलैंड रहा है। ठीक है, ये 2023-24 में ही बना हुआ है। और जो भारत ने नीदरलैंड को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली का सामान, इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, रसायन या केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स का जो है वो निर्यात किया हुआ है। और भारत का निर्यात जो है वो 2023-24 में कितना हो गया है? करीब 22.36 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि 2022-23 में भारत का जो नीदरलैंड को निर्यात था वो 21.61 बिलियन डॉलर था, और इसमें करीब 3.5% की जो है वो वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021-22 की अगर बात करें तो उस समय नीदरलैंड जो है वो भारत के निर्यात के लिए 5वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। अब 2023-24 में नीदरलैंड तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर जो है वो अमेरिका है, अभी सबसे ज्यादा निर्यात जो है वो भारत का अमेरिका को हुआ, और दूसरा स्थान जो था अरब अमीरात का था। ये यहाँ पे मैप में जो है वो नीदरलैंड की पोजीशनिंग भी लगी हुई है, आप मैप देख सकते हैं। ये उत्तर और पश्चिम में उत्तरी सागर या नॉर्थ सी से, पूर्व में जर्मनी तथा दक्षिण में बेल्जियम से घिरा हुआ है। इसकी नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है। और नीदरलैंड की जो प्रमुख नदियां हैं इसमें राइन, म्यूज और शेल्डट। ठीक है, और ये राइन नदी जो है वो जो है यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जो नीदरलैंड से होकर भी प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी और नक्टी पक्षी अभयारण्य जिन्हें रामसर साइट घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित हैं? जो आर्द्र भूमियां हैं उनको रामसर कन्वेंशन के आधार पर क्या बोला जाता है? रामसर साइट्स बोला जाता है। तो ये जो आपको बताना है, नागी और नक्टी पक्षी अभयारण्य या जो आर्द्र भूमियां हैं इनको, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये नागी और नक्टी पक्षी अभयारण्य जो है ये बिहार में स्थित है। ये बेसिकली मानव निर्मित जलाशय हैं। ठीक है, रिजर्वायर हैं, ह्यूमन मेड रिजर्वायर हैं, और ये बिहार के जमुई के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ ही ये क्या है जो नागा नक्टी है, ये सिंधु गंगा मैदान जो है, सिंधु गंगा प्लेन जो है, इसमें वॉर हेडेड गीज के ये सबसे बड़े समूह का घर भी है। और इन नागी और नक्टी के रामसर साइट्स में जोड़े जाने के बाद अब भारत में रामसर साइट्स की जो कुल संख्या है वो 82 हो गई है। ठीक है, तो ये संख्या भी आप याद रखिए, बिकॉज इसमें चेंज हुआ है। वैसे ही जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं जो भारत में स्थित हैं, उनकी संख्या भी आप याद रखिए हमेशा कि वो कितने हो गए हैं, उनमें कोई नया एडिशन हो गया है तो उसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स और विच विलमोर किस अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं स्पेस शटल, सोयूज, ड्रैगन और बोइंग स्टारलाइनर। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये बोइंग स्टारलाइनर द्वारा जो है सुनीता विलियम्स और विच विलमोर अंतरिक्ष में पहुंचने वाले जो हैं वो पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये मिशन जो है वो 5 जून 2024 को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। और जो सुनीता विलियम्स हैं ये इस नव विकसित जो है अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट भी बन गई हैं। ठीक है, हालांकि इनकी जो वापसी थी वो इस विमान में किसी तरह की तकनीकी खराब होने के कारण डिलेड हो गई है, और अब इनको जो है वो सुनीता विलियम्स को जो है अधिक दिनों के लिए वहां पर क्या करना पड़ रहा है, अंतरिक्ष में जो है वो निवास करना पड़ रहा है। और बाकी इनकी जो वापसी है उसकी तैयारियां भी काफी तेजी से चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर जो एक टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो टाइगर रिजर्व के
भीतर बनाया गया है। ठीक है, आपको बताना है वो बायोस्फीयर रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व एक टाइगर रिजर्व के बीच में राजाजी नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इस परियोजना पर जयधर गुप्ता और विजय धसमाना जो है वो इस जो प्रोजेक्ट है, इस परियोजना है, उस परियोजना के भीतर जो है वो काम कर रहे हैं। ये राजाजी राघाटी बायोस्फीयर जो है वो राजाजी नेशनल पार्क के भीतर करीब 35 एकड़ का एक निजी जंगल या प्राइवेट फॉरेस्ट है। इसके साथ ही ये जय और विजय जी जो है वो पश्चिमी घाट में एक दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने पर भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सा अभियान शुरू किया है। हरित भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ मां के नाम, जल संरक्षण अभियान। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, ये विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम से अभियान जो है वो शुरू किया है। ठीक है, और इस अभियान की शुरुआत में जो है प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पौधा लगाकर की हुई है। और ये अभियान का जो उद्देश्य है वो है लोगों से अपनी मां को श्रद्धांजलि के देने के स्वरूप में क्या करना है, एक पेड़ लगाने का आग्रह करना है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है उसकी तस्वीर भी लगी हुई है बगल में, जहां पे जो है प्रधानमंत्री वो जो है वृक्षारोपण करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था। समुद्री संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण, भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम या विषय था और प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार जो है वो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए घोषणा 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की हुई थी और इसके बाद वर्ष 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। जो वर्ष 2024 का विश्व पर्यावरण दिवस है उसका जो मेजबान है वो सऊदी अरब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के 19वें लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नोटा पाने वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस है भोपाल, अयोध्या, इंदौर और रायबरेली। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, जो इंदौर संसदीय क्षेत्र है वहां पर जो है वो सबसे ज्यादा नोटा को क्या किए गए, मतलब भारत में सबसे ज्यादा जो नोटा को मत प्राप्त हुए हैं वो इंदौर संसदीय क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इंदौर संसदीय क्षेत्र में करीब 2,18,000 मत जो है वो नोटा को मिले हुए हैं। नोटा को जो है आप फुल फॉर्म में नन ऑफ द अबव, मतलब जिसमें एक मतदाता है वो जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी को खारिज कर देता है, तो वैसे में वो क्या करता है, नोटा दबाता है। और इंदौर संसदीय क्षेत्र में करीब 2,18,000 मतदाताओं ने जो उस संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं चुना है, उन सबको नकार दिया है। और ऐसा जो है वो चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ है। हालांकि यहां से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं शंकर लालवानी जी, वो करीब 7 लाख वोटों से विजयी हुए हैं। ठीक है, भारत में अब जो है वो ये लोकसभा सांसद बनकर आए हैं इंदौर संसदीय क्षेत्र से। अगर इसके पहले सबसे ज्यादा नोटों की वोटिंग की रिकॉर्ड हिस्ट्री का बात करें तो ये 51,660 था, जो बिहार के गोपालगंज में पड़ते। ठीक है, अब जो है वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड कहां का हो गया है, इंदौर संसदीय क्षेत्र का। बाकी अगर नोटा की बात करें तो वर्ष 2013 के आम चुनावों में क्या की गई थी, नोटा की शुरुआत की गई थी और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, विजेता हुई हैं। 64, 78, 74 और 70। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, जो 18वीं लोकसभा के चुनाव है उसमें 74 महिलाएं जो है वो चुनकर आई हुई हैं। 74 महिला सांसद जो है वो लोकसभा में चुनकर आई हैं, जबकि 2019 में 78 महिलाएं जो है वो चुनी गई थी। अर्थात इस बार जो है वो 4 महिलाएं पिछली बार के चुनाव की तुलना में कम चुनी गई हैं। हालांकि जो 74 महिलाएं चुनी गई हैं इनमें से 16% महिला सांसद जो हैं वो 40 वर्ष से कम आयु की हैं और जो 41% महिला सांसद जो चुनी गई हैं ये पहले से भी क्या है, लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। कुल 797 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था और सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर किसी पार्टी ने टिकट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने। कुल 69 महिलाओं को इन्होंने चुनाव में टिकट दिया था, लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा विधानसभा चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें
जीती हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका क्वेश्चन नंबर ये गलत हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का 569 है। अब बात करते हैं उत्तर की। 51, 78, 14 और 113। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये उड़ीसा विधानसभा के चुनाव है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 78 सीटें जीती हैं। अगर बात करें उड़ीसा की कुल विधानसभा सीटों की, तो उड़ीसा में कुल 147 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 78 जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। ठीक है, और जो सत्तारूढ़ बीजेडी था, जो बीजेडी दल था, उसने क्या की है, मात्र 51 विधानसभा सीटें जीती हैं। कांग्रेस जो है वो उड़ीसा विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहा है, कुल 14 सीटें इन्होंने जीती हुई। ठीक है, इसके साथ ही जो उड़ीसा में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें 20 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। कुल सीटें लोकसभा में उड़ीसा से जो हैं वो 21 सीटें हैं। आप लोग याद रखिए, जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उसके बाद से जो 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, आप सब जगह कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से उड़ीसा और सिक्किम की सीटें हमने आपको बता दी हैं। अब आपकी ये ड्यूटी है कि 2 जगह और, एक तेलंगाना में चुनाव हुए थे और एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में और चुनाव हुए थे। आप लोग जो है वो ध्यान दीजिएगा इनका, किस विधानसभा में कितनी सीटें हैं, किस राज्य की लोकसभा में कितनी सीटें हैं और वहां से सबसे बड़ी पार्टी उभर के कौन सी आई है। ये सब डिटेल आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके साथ ही जो मोहन चरण मांझी हैं, ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, अभी ये मुख्यमंत्री पद पर आसीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 के हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? संजीव कुमार, कृष्ण प्रकाश, विजय शुक्ल और दया प्रकाश सिन्हा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये मुंबई के सुपर कॉप कहलाते हैं कृष्ण प्रकाश जी, जो मुंबई पुलिस की आतंकवाद निरोधी इकाई है, एंटी टेररिज्म यूनिट जो है, जिसको फोर्स वन बोलते हैं, इसके प्रमुख हैं कृष्ण प्रकाश जी। इनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भगवान राम को पोस्ट कार्ड के माध्यम से सबसे अधिक पत्र लिखने के लिए इन्होंने 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर पुरस्कार की बात करें तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार जो है वो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है वैसे लोगों को जो सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रयासों को बढ़ाने के लिए क्या है, बुद्धिजीवियों का एक साझा मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किस तारीख को ग्रहण की है? 7 जून 2024, 8 जून 2024, 9 जून 2024 और 10 जून 2024। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो 18वीं लोकसभा के चुनाव थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनका जो दल है जिसको एनडीए बोलते हैं, उसके प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को क्या है, प्रधानमंत्री पद पर की तीसरी बार शपथ जो है, इन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ ली है। ठीक है, इस शपथ ग्रहण समारोह में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, मॉरिशस है, बांग्लादेश है, उनके जो है वो प्रमुख जो है इसमें भाग लेने के लिए भी आए हुए थे। इसके अलावा अक्टूबर 2001 से मई 2024 तक जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने सेवाएं अपनी दी हुई हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो और है चुनाव से संबंधित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ये रैंकिंग जो है वो आपकी जून में आई हुई है। ठीक है, जून 2024 में आई है। 149, 118, 150 और 100। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये 118 जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 है, उसमें आईआईटी बॉम्बे जो है वो 118वें स्थान पर है। और पिछले बार से ये क्या है, 21 अंक, 31 स्टेप्स जो है, 31 अंक जो है वो ऊपर चढ़ गया है। इसके अलावा जो आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, वो इस रैंकिंग में 150वें स्थान पर रहा है। तो भारत के जो 2 शीर्ष संस्थान हो गए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, वो हो गए आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। ठीक है, बाकी जो अमेरिका की एमआईटी यूनिवर्सिटी है, वो लगातार 12वें साल इस रैंकिंग में जो है वो शीर्ष स्थान पर काबिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप या यूएफसी में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है? निखत जरीन, पूजा तोमर, विनेश फोगाट और रितु फोगाट। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पूजा तोमर ने जो है वो यूएफसी फाइट जीती है। इनकी जो वेट कैटेगरी थी वो 52 किलोग्राम कैटेगरी थी। ठीक है, इनकी, जिसमें इन्होंने ब्राजील की रेयन डॉस सैंटोस को हरा कर क्या है ये प्रतियोगिता जीती है, और ऐसा प्रतियोगिता जीतने वाली ये पहली भारतीय है। ठीक है, और ये चूंकि उत्तर प्रदेश से है विशेष रूप से,
तो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये बाकी डिटेल और इनकी तस्वीर जो है वो यहाँ पर दी है। इस प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसविले में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फ्रांस तृष्णा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन, अंतरिक्ष में जीवन की खोज। सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये जो भारत फ्रांस तृष्णा मिशन का उद्देश्य है वो है उच्च रेजोल्यूशन या हाई रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्स मूल्यांकन या एवेल्युएशन। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज इवेल्युएशन, ठीक है, जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। ठीक है, बाकी इस तृष्णा मिशन से क्या है, को क्षेत्रीय से वैश्विक पैमाने तक पृथ्वी के सतह के तापमान और सतही ऊर्जा बजट की निगरानी के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, बाकी ये जो डिटेल है आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लिख के इसको अपने साथ रख सकते हैं। अदरवाइज ये जो करंट अफेयर सीरीज के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस हम आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो इन परीक्षाओं तक आपको करीब करंट अफेयर्स के 800 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? न्यूयॉर्क, टोक्यो, सैन डिएगो और सियोल। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन की जो पहली बैठक है ये सैन डिएगो में आयोजित की गई। ये जो बैठक है वो 3 से 6 जून 2024 को यूएसए के सैन डिएगो में आयोजित की गई। इसको गठबंधन को जो शुरू किया है वो भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किया गया है। और जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो वैश्विक स्तर पर दवा की आपूर्ति में कमी देखी गई थी, उस कमी की पूर्ति के लिए जो है इस गठबंधन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो करंट अफेयर सीरीज का हमारा प्रैक्टिस जो सेट नंबर 23 है वो 23 आपका यहीं समाप्त होता है। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की, इसके साथ ही जो अलग कंटेंट भी आएगा और भी इन परीक्षाओं के लिए, वो आपको टाइमली मिलता रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।